नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 2 कक्षा 9 के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे वीडियो का यह पार्ट नंबर 6 है। ठीक है। और इसमें जैसे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन 3 चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अगला स्लाइड्स। हाँ, देखना ये यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विशेष अध्ययन में कॉलम स्वरूप अध्ययन करेंगे और अंतर भी देखते चलेंगे कि किस परिवर्तन में क्या होता है और में क्या अंतर है। पहला है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ एक बार बनी है ना, तो उसको बिगाड़ा जा सकता है। अगर बिगड़ गई है ना, तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम बर्फ़ है, ध्यान से पानी ले लीजिए। पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बर्फ़ से फिर पानी बना सकते हैं। मतलब एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है और दूसरे स्वरूप से पहले स्वरूप में फिर लाया जा सकता है। मतलब यह है हमारा पानी, और इसको हम मान लेते हैं बर्फ़। ठीक है, तो पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता है। मतलब जिस वस्तु को हम एक रूप से बदल करके दूसरे रूप में और दूसरे रूप से बदल करके पहले रूप में बना सकते हैं ना, वह हमारा कहलाता है भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। अगर हम यही सामने देखें रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो रासायनिक परिवर्तन ये बता रहा है कि यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, अब इसको समझ लेते हैं कि कौन सा ऐसे परिवर्तन है जो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अच्छा, हम भोजन बनाते हैं, तो कभी आपने देखा होगा अगर चावल अगर पक गया है, तो क्या पके हुए चावल से फिर पके हुए भात से, मतलब भात पका ही होता है, मतलब भात से क्या हम चावल बना सकते हैं? अगर आम पक गया है तो पका हुआ आम कच्चा बन सकता है? नहीं। अगर लकड़ी जल गई है, हम मान लेते हैं लकड़ी है और इसको हम जला दिए, ठीक है, तो लकड़ी तो जल गई, क्या हम लकड़ी से जली हुई लकड़ी से फिर हम लकड़ी बना सकते हैं? यह कतई नहीं हो सकता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यह सीधी सीधी बात है जो हमारे आम आसपास की परिवेश में घटित होती रहती है और हम देखते रहते हैं। ठीक है, अगर हमारा भोजन पच गया है, ठीक है, जैसा कि अब देखते हैं कि अगर हम भोजन करते हैं तो करने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी मिलने के बाद वो पच जाता है। ठीक है, तो क्या हम पचे हुए भोजन से फिर भोजन अनाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार के अध्ययन को हम, मतलब इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस परिवर्तन में हम एक वस्तु को बदल करके दूसरे वस्तु में कर सकते हैं, बट दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में नहीं बदला जा सकता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, दूध का दही बनना। अगर दूध है दही बन गया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला है भौतिक परिवर्तन के दौरान, ये वाला पॉइंट देखिए, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब अगर हम बर्फ़ की बात करें तो पानी से तो बर्फ़ बना, ठीक है, बर्फ़ बना, लेकिन बर्फ़ के अंदर ही पानी है ना, बर्फ़ ही तो एक पानी का स्वरूप होता है। तो मतलब एक कोई नया विशेष परिवर्तन नहीं बनता। बट यहाँ पर कह रहा है नए पदार्थ बनते हैं। अगर यह दूध है तो इससे हम दही बना सकते हैं। तो दही एक नया पदार्थ होता है और कभी भी दही दूध नहीं हो सकता। आई बात समझ में? या दही से मक्खन बना दे तो मक्खन कभी दही नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको एक बार बदल दिया गया ना, तो दोबारा अपने वस्तु के रूप में नहीं आते हैं, वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। अगला है, बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय तथा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है ना कि इन परिवर्तन को करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। आई बात समझ में? मतलब इनको बदलने के लिए हमें कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बोला है एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है। अभी हमने बताया था कि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी ना, तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला पॉइंट है, उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना। देख रहे हैं ना, अगर बर्फ़ पिघल रहा है तो उसके लिए हमें ऊष्मा चाहिए। बहुत बता रहे हैं कि बहुत थोड़ी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अन्यथा कभी होती भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि लकड़ी का जलना, जो चीज़ आपको दिख रही है ना, लकड़ी का जलना, ये वाली पॉइंट पे देखिए, लकड़ी का जलना। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है, इसको चलने के लिए हमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता भी पड़ती है और ये बहुत अधिक ऊष्मा देती भी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड आपको बताती है तत्व के बारे में, ठीक है। तो तत्व जो हमारे केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती है, और यहीं से समझ लीजिए कि केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होना हो जाती है, ठीक ना। तो पहले समझते हैं आखिर तत्व होता क्या है। तत्व, इसका दूसरा नाम है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। भाई इसके बारे में हमने शुरुआत में ही पढ़ा दिया है कि शुद्ध पदार्थ आखिर क्या होते हैं, ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे हम तत्व कहते हैं। सीधी सीधी बात समझ लेते हैं क्या रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, ठीक ना। अच्छा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन दे दिया जाए, क्या दिया जाए? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम तोड़ सकते हैं? ऑक्सीजन को हम कतई नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ऑक्सीजन एक शुद्ध चीज़ ही होती है, ठीक है। अगर आपको सोना दे दिया जाए, ठीक है, तो सोना को आप कितने हिस्से में बांट सकते हैं? मान लेते हैं बहुत बारीक बारीक हिस्से कर देते हैं, बहुत मतलब परमाणु तक पहुंच जाते हैं। कि यहाँ तक पहुंच जाते हैं, परमाणु तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु से पहले हमारा एक आता है अणु। अणु आता है, तो अणु एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक ना। तो सोना का जितना भी अणु होगा, क्या वह अलग अलग तरह का होगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो सोना का जितने भी अणु होंगे सब सोना ही होंगे, ठीक है। लेकिन वे एक चीज़ आम उदाहरण दे रहे हैं, पानी का, H2O, ठीक है। अगर यही पानी को अब तोड़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग होता है। देखो भाई, पानी का दो हिस्से हो गए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की, तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। आई बस समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं। न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है। देखिए, बता रहा है ना, सिंपल सी बात है कि इसको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तत्व ऐसा पदार्थ होता है जिसको दो चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर हमें सोना बनाना है ना, तो सोना बनाने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें ऑक्सीजन बनाना है तो अदर चीज़ों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन प्योर होता है। ये प्योर का मतलब ये किसी भी चीज़ से मिलकर बना नहीं होता है। जो किसी भी तत्व की सहायता से मिलकर नहीं बने होते हैं ना, वो प्योर चीज़ कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे लोहा। लोहा केवल लोहा का ही होता है, लोहा के अंदर और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। सोडियम का जो फार्मूला होता है Na होता है, यह केवल सोडियम ही होता है, इसके अंदर कुछ और नहीं होता। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो अभी हमने बताया कि तत्व एक ही प्रकार के अणु का बना होता है, कतई इसके अलावा कोई दूसरा अणु नहीं होता इसके अंदर, ठीक ना। आगे चलते हैं अब हम। अगला पॉइंट है तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तत्व के 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यह भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 और 10 के लिए, चाहे आने वाली हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो देखिए, धातु क्या होती है? देखिए ध्यान समझिएगा, तत्व 2-3 तरह के होते हैं। एक में आता है धातु, एक में धातु आता है, दूसरा जो पार्ट है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। धातु हमेशा चमकदार होती है। अगर हम बात करें लोहा, तो लोहा या फिर एल्युमिनियम की बात करें तो ये सब चीज़ें चमकती रहती हैं, इनके अंदर एक अलग तरह की चमक होती है, ठीक है। और ये होती है अधातु। अधातु कभी भी चमकदार नहीं होती है। जैसे लकड़ी चमकती नहीं है, ईंट कंकड़ पत्थर ये सब चमकते नहीं है, ये अधातु होते हैं। उपधातु क्या होता है? ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को हम दर्शाते हैं। मतलब उपधातु ऐसा होता है जो धातु और उपधातु दोनों तत्व के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब आधा धातु और आधा अधातु, ठीक है, उसे हम कहते हैं उपधातु। उपधातु दो यहाँ पर दिखाया गया, जैसे बोरान और
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक और होता है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो होती चीज़ें होती हैं वह उपधातु होते हैं। यहाँ देखिए अघात वर्ण होती हैं, अघात वर्धनीय, मतलब इसका मतलब होता है कि इनको हम पीट करके फैला सकते हैं। लोहा है ना, लोहा को पीटा जा सकता है और चादर जैसा बनाया जा सकता है। तन्य होती हैं, मतलब इसको हम तान सकते हैं। इसको ध्यान समझिएगा, अघात वर्धनीय और तन्य, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये केवल धातु में पाया जाता है। धातु को ही पीटा जाता है और ताना जा सकता है, तार के रूप में बदला जा सकता है। अर्थात धातु को खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन धातु न ही पीट करके चादर जैसा फैला सकते हैं और न ही तार जैसा बना सकते हैं। यह यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब अगर इसको हम पीटेंगे टूट जाएगा। जैसे ईंट को पीटिए, वो क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, वो भंगुर कहलाता है। आगे सोनेरस होती हैं, अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। मतलब सोनेरस का मतलब होता है पीटने के बाद आवाज़ करें, ठीक है। जैसे स्कूल का घंटा ही होता है, धातु का बना होता है, अगर हम उसको पीटेंगे तो आवाज़ करता है, लेकिन सोनेरस नहीं होता है। और धातुओं में लकड़ी को पीटने के बाद एक विशेष ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। ये उष्मा या विद्युत की सुचालक होते हैं, मतलब इनको गर्म करेंगे तो एक सिरा को गर्म करेंगे अगर, तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, ठीक है। अगर हम धातु को लोहे बिजली से टच करेंगे तो करंट लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जो अधातु होते हैं वह कुचालक होते हैं, ठीक ना, इसके अंदर उष्मा और बिजली नहीं चल पाती। अगला है जो उदाहरण, जैसे सोना, लोहा इत्यादि बहुत सारे धातु होते हैं। धातु का जो उदाहरण है वह ऑक्सीजन और फास्फोरस, लकड़ी कह सकते हैं, कागज़ कह सकते हैं, मेज कुर्सी लकड़ी का, इन सब चीज़ों को हम धातु कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तत्व की बात कर रहा है तो तत्व में केवल आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होते हैं अधातु होती हैं, ठीक है। अगली स्लाइड जो है आपकी वह है मिश्रण और यौगिक। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने जहाँ तक अनुभव है हमारा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिश्रण और यौगिक में अंतर ही नहीं समझ में आता कि आखिर ये मिश्रण क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। मिश्रण के बारे में हम पहले एक बार पढ़ा चुके हैं और फिर से यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिला है, तो फिर बता रहे हैं कि मिश्रण क्या होता है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भाई समझ लीजिए मिश्रण क्या होता है। अगर हम दो चीज़ों को मिला दें ना तो मिश्रण बन जाता है, चाहे जैसे भी मिला दें अगर वो मिश्रण बन जाता है, ठीक है। बस सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मिश्रण क्या है। अगर हम दो चीज़ों को मिला दें वो मिश्रण बन जाता है। तो यौगिक क्या होता है, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यही बात समझना है कि अगर हम ना किसी दो चीज़ों को मिला रहे हैं ना तो एक नया चीज़ बनना चाहिए। अगर नया चीज़ बन गया तो समझ लीजिए वो यौगिक है। जैसे में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों चीज़ों को मिलाइए तो आपका बनेगा पानी। पानी हाइड्रोजन से भी अलग है, ऑक्सीजन से भी अलग है ना। दो चीज़ें, दो अलग अलग चीज़ों को मिलाने के बाद हमें जो चीज़ बनी पानी, वह इन दोनों चीज़ों से अलग है, ठीक है। इस तरह से बनी हुई चीज़ को हम यौगिक कहते हैं। लेकिन मिश्रण क्या है, मिश्रण को चाहे जैसे भी मिला दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलग तत्व, अलग पदार्थ नहीं बनेगा मिश्रण में, ठीक ना। हाँ, दूसरा है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, ठीक है। अभी बताएं कि किसी नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है। संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब इनका परिवर्तनीय बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। जैसे पानी बन गया ना तो ये अस्थायी हो जाता है, फिर इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं पता चलेगा। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलाया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। यौगिक बनाने के लिए हमें दो चीज़ों का निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं, अब यही हम परिभाषा को सही कर रहे हैं। दो या दो से अधिक तत्व को अगर निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वह
यौगिक बनता है निश्चित अनुपात में, लेकिन मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर किसी भी अनुपात में, बस अंतर ये इतना हुआ है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो चीज़ बनेगी उसे हम मिश्रण कहते हैं। अगर निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। ठीक है। घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगंधता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को, ठीक है, घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक ना। और यहाँ पर इनको रासायनिक विधि या विद्युत विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है। रासायनिक विधि या विद्युत विधि द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। अगर पानी से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है ना, तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ठीक है। इनके लिए विद्युत विधि अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए तौर पे दिया है यहाँ पे लोहा गंधक का मिश्रण। अगर हम लोहा में गंधक मिला दें तो आसानी से निकाल सकते हैं। मिश्रण में चुंबक डाल दीजिए, देखिए लोहा अलग हो जाएगा ना, गंधक अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए गंधक लोहा का आपस में मिल, यहाँ पर इस उदाहरण में गंधक तथा लोहा का आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। अगर आयरन सल्फाइड बन गया, ठीक है, सही अनुपात में मिलाएंगे तब आयरन सल्फाइड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। इस वाले उदाहरण में किसी भी अनुपात में मिलाने के लिए बोला था। ठीक है। बट यहाँ पर बोला है कि सही अनुपात में, मतलब बोला तो नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा कि आयरन सल्फाइड बना है तो सही अनुपात में मिलने के बाद ही बना है। ठीक ना। अगला पॉइंट है स्थिर अनुपात का नियम। भाई यह समझ लीजिए, यह आपके सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें आपका पूछा जाएगा कि स्थिर अनुपात की सहायता से उनके परस्पर समान अणुओं का अनुपात निकालना है। ठीक ना। तो हम बात करते हैं, चलिए अब समझते हैं। रासायनिक यौगिक, कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई भी रासायनिक यौगिक है, जो रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। कोई भी रासायनिक यौगिक, ठीक है, सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। तो यहीं पर एक चीज़ उदाहरण है, पानी। ठीक है। हम पानी का उदाहरण बार बार इस वजह से ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे है पानी, ठीक है, तो पानी का परमाणु क्रमांक होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अनुपात मिला है वो क्या है, 1:8 का। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 1:8 का। आई बात समझ में? ठीक है। तो वही बता रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम। आई बात समझ में? ठीक है। अगला है स्लाइड। हाँ तो दोस्तों, इस आपके लिए कामना करते हैं आपका दिन और रात ऐसे ही बीते। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।